तो मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के काम को पूरा किया, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब बक्सर का युद्ध है, उसने प्लासी का जो कार्य, मतलब भाई जो प्लासी के युद्ध में है ना, अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल को जीत तो लिया था, लेकिन उनके पास वो पूरी की पूरी ताकतें नहीं आ पाई थी। तो उन ताकतों को उन्होंने किससे लिया, बक्सर के युद्ध से प्राप्त कर लिया था। तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अपने 25,000 सब्सक्राइबर अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपने 25,000 सब्सक्राइबर है वो आपके सामने पूरे हो सके। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे आप इस प्रकार से हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। कहां पर आ जाना है, फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है, और यहाँ पर आके आपको कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना आपको भारत, BHARAT, भारत सर्च करोगे, भारत का इतिहास BA थर्ड सेमेस्टर के नाम से PDF देखने को मिल जाएगी। आपको इस पे क्लिक करना है और जाकर आपको सारे के सारे क्वेश्चन उनको पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इतिहासकारों का मानना है कि यदि प्लासी का युद्ध 1757 ने बंगाल ब्रिटिश शासन की नींव रखी, तो बक्सर के युद्ध 1764 ने उस विजय की इमारत को खड़ी कर दी। देखो सबसे पहले कौन सा युद्ध होता है भाई, आपके सामने प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है किसके साथ, आपके सामने 1757 का जो युद्ध है वो देखने को मिलता है, जिसमें भाई सिरजोदौला है उसको हरा देता है। देखो ये होता क्यों है ये युद्ध, मैं आपको बताऊं। प्लासी का युद्ध, जो सिरजोदौला है वो आपके सामने क्या भाई, अंग्रेजों का कट्टर विरोधी था। समझ में आ गया, वो क्या था, कट्टर विरोधी था। अब अंग्रेजों को क्या कर दिया गया था, फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट दे दिया गया था। क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जिसके तहत जो अंग्रेज क्या कर सकते थे, आपके सामने पूरे जो बंगाल का, बिहार का क्षेत्र है, और पहले आपके सामने भाई बंगाल में क्या है, आपके सामने कोलकाता पोर्ट है। क्या है, कोलकाता का आपके सामने पोर्ट है। पोर्ट मतलब क्या होता है, आपके सामने बंदरगाह है, वहां से सारा माल आता जाता था। समझ में आ गया। तो वहां से क्या करते थे अंग्रेज, आपके सामने फ्री में व्यापार करते थे, उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। जैसे भाई आज अगर आप कोई भी अगर सामान को व्यापार करते हो, तो आप पर क्या लगती है, GST लगती है ना। इसी तरीके से उस समय चुंगी लगती थी। क्या लगती थी, चुंगी लगती थी। व्यापार करोगे तो तब आप पर कुछ टैक्स लगता था। वहां पे जो नवाब होता है, वहां की सरकार होती है, वो टैक्स लेती थी। लेकिन अंग्रेजों को क्या है, फ्री टैक्स एग्रीमेंट के तहत आपके सामने क्या कर दिया गया था कि आप फ्री में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ये मिल गया था। अब अंग्रेज बहुत समझदार थे, वो खुद तो फ्री में ट्रेड करते थे, साथ के साथ भारतीय व्यापारी भी हुआ करते थे ना, उनको भी क्या करते थे, थोड़ी बहुत घूस लेकर उनको भी फ्री में ट्रेड करवा दिया करते थे। मतलब ऐसे करते थे भाई, 10 बोरी अपने तो लेकर जाते थे, और कोई मेरा जैसा मिल गया कि भाई हमारी भी 2 बोरी दे, जो 100 रुपया सरकार टैक्स लेगी तो 50 रुपया अंग्रेजा दे दूं, तो 50 बच गए उसके। तो वो क्या करते थे भाई, उनका भी करा देते थे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बंगाल है उसका जो टैक्स है, टैक्स कलेक्शन है आपके सामने, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। ये बात सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो क्या करता है, वहां पर एक विक्टोरिया आपके सामने नाम का एक कोई महल होता है कोलकाता के अंदर, वहां पर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए चला जाता है, और वहां पर उनको हरा देता है विक्टोरिया फोर्ट के अंदर। और वहां पर ऐसे कहते हैं कि उसको वो बंद कर देता है कमरे में, और एक कमरे में लगभग 40 से 50 आपके सामने अंग्रेज होते हैं, जो उस कमरे के अंदर दम घुटने से उनकी 15-16 की मौत हो जाती है। इससे आपके सामने क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आपके सामने जो रॉबर्ट क्लाइव है, वो उस समय का बंगाल का जो गवर्नर रहा करता था, वो आपके सामने बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। समझ में आ गया। और फिर वो क्या करता है, उसका जो आपके सामने मीर जाफर, क्या है, मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का आपके सामने क्या हुआ करता था, उसका सेनापति होता था। अब मीर जाफर इतना ज्यादा समझदार था नहीं, उसको अपने में मिला लेता है कि भाई अगर तुम मेरा साथ देगा ना, अंग्रेज कहते हैं अगर मीर जाफर तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम क्या करेंगे, आप तेरे को राजा बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब किस इंसान को भाई महत्वाकांक्षा नहीं होती, वो इस बात से खुश हो जाता है।
और आपके सामने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आता। सिराजुद्दौला वहां पर युद्ध के मैदान में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थी प्लासी के युद्ध की पीछे की स्टोरी, बैक हैंड स्टोरी। समझ में आ गया? पढ़ेंगे एक एक पॉइंट, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे सारी स्टोरी बता देता हूं, फिर अपन एक एक पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। फिर मीर जाफर क्या होता है भाई, आपके सामने वहां का शासक बन जाता है। मीर जाफर क्या होता है, वहां का शासक बन जाता है। अब मीर जाफर ने, कहते हैं उस समय 1-2 करोड़ रुपए तो अंग्रेजों को ऐसे दिया था, टैक्स के रूप में दिया था। ये मान लो कि मीर जाफर बिल्कुल भी कुशल शासक नहीं था। वो उसने अंग्रेजों को अपनी सारी जो बंगाल की धन संपत्ति थी वो सौंप दी थी। मतलब एक तरीके से बंगाल कंगाल की स्थिति पर, कंगाली की स्थिति पर आ गया था। ये बात देखकर तो आपके सामने भाई जो जो आपके सामने जो मीर जाफर था, उसकी बिल्कुल भी वो काम का शासक नहीं था। तो इस चीज को देखते हो भाई उनको लगता है कि इसको तो हटाना पड़ेगा। तो उसके बाद में एक मीर कासिम जो सिराजुद्दौला का पोता होता था, उसको यहाँ कर क्या बना दिया जाता है, मीर कासिम को उनका बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। इसको मीर जाफर को हटा दिया जाता है। अब मीर कासिम है ना, उसको सिराजुद्दौला जो उसका दादा हुआ करता था, वो पहले कह के गया था कि तुम अगर कभी भी, आज नहीं तो कल तो अगर नवाब बनेगा तो इन अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास मत करना, ये विश्वास लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुझे जब भी मौका मिले तो बंगाल है वो अंग्रेजों के चंगुल से छुटा लेना। ये अंतिम वक्त में भाई आपके सामने मीर कासिम को कहकर गया था। अब ये बात मीर कासिम को पता थी। धीरे धीरे मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों पर अपनी जो नकेल कसना शुरू कर देता है। ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर आपके सामने क्या करते हैं, 3 जने मिलकर बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें 3 जने अपने एक संधि करते हैं, जिसमें बंगाल से मीर कासिम, कौन, बंगाल से मीर कासिम आता है ना, और फिर बिहार से, बिहार या अवध, उस समय बिहार या अवध एक ही जगह हुआ करती थी। अवध का नवाब होता है सिराजुद्दौला, और आपके सामने जो अपना मुगल शासक बहादुर शाह, मुगल शासक कौन, बहादुर शाह आपके सामने क्या करते हैं, आपके सामने तीनों जने मिलकर एक संधि करते हैं। भाई अपन तीनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, अकेले तो जीत नहीं सकते, तीनों मिलकर क्या पता अगर युद्ध लड़े तो अपन जीत सकते हैं। और तीनों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। 1765 में होता है बक्सर का युद्ध, जिसमें तीनों की हार हो जाती है। और उसके बाद में एक संधि होती है। उस संधि में क्या कर दिया जाता है, बंगाल को पूरी तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही सिर्फ आपके सामने दीवानी राइट, मतलब ड्यूल गवर्नमेंट बन जाती है। टैक्स कलेक्शन करने का सारा हक अंग्रेजों के हाथ में जाता है, और बाकी की चीजें, प्रशासनिक की छोटी मोटी चीजें, ये मान लो नवाब को कुठपुतली बनाकर रख दिया जाता है। तो ये थी आपके सामने प्लासी का युद्ध और उसके बाद में बक्सर का युद्ध। सारी कहानी आपको बता दी है। अब चाहे प्लासी का युद्ध है, चाहे बक्सर का युद्ध है, चाहे आप आराम से कर सकते हो। अब इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। प्लासी का अधूरा कार्य। प्लासी का युद्ध एक वास्तविक युद्ध न होकर एक विश्वासघात या षड्यंत्र था। मतलब प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि उस समय हम सीधा सिराजुद्दौला से अगर लड़ाई लड़ेंगे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भारत पर, आपको पता भाई, राज करने के लिए सिर्फ अपनी समझदारी, युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि वो कूटनीति का भी प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? कूटनीति का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। और इसी कूटनीति के तहत उन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो आपके सामने सेनापति हुआ करता था, कौन हुआ करता था? सेनापति होता था मीर कासिम। सॉरी, जो मीर कासिम नहीं भाई, वो तो उसका पोता था। मीर जाफर को अपने हिस्से में मिला लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, जो उस समय बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसने मीर जाफर को अपना हिस्से में मिला दिया। इससे अंग्रेजों को केवल आर्थिक लाभ नहीं हुआ, और वे बंगाल के किंग मेकर और राजा बनाने वाले भी बन गए। क्यों? क्योंकि उसने मीर जाफर को साफ साफ कहा था, अगर हम तुझको अगर वो बना देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे, तो तुम्हें हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ पैसा वो देना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उस समय का 1-2 करोड़ रुपए उसने सौंपा था। आधी से ज्यादा धन दौलत अंग्रेजों को दे दी थी, जिससे क्या है, अंग्रेजों को सैन्य दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा मदद हुई। और साथ के साथ क्या है, अब बंगाल के वो जिसे चाहे उसे नवाब बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे हटा सकते हैं। वो किंग मेकर की पोजीशन में आ गए। किस पोजीशन में? किंग मेकर की पोजीशन में आ गए थे। लेकिन उनकी सत्ता नैतिकता और कानूनी रूप से सदृढ़ नहीं थी। लेकिन उनकी जो सत्ता है ना, वो आपके सामने अभी जनता ने नहीं स्वीकारी थी, ना ही कानूनी रूप से वो उनका कोई हस्तक्षेप देखने को मिलता था। बक्सर द्वारा कार्य की पूर्णता। बक्सर के युद्ध में क्या होता है,
बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को देखने को मिलता है और एक वास्तविक सैन्य विजय थी। इसमें वो तो एक युद्ध नहीं था, एक छोटा मोटा एक अभियान था आपके सामने अंग्रेजों का, प्लासी का युद्ध। लेकिन जो 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, ये एक वास्तविक सैन्य विजय थी। किसकी? अंग्रेजों की। यहां अंग्रेजों ने किसी षड्यंत्र के बजाय अपनी सैन्य श्रेष्ठता से बड़ी तीन बड़ी शक्तियों को, यहां अंग्रेजों ने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना उनका युद्ध कौशल, जो उनकी मजबूत शैली, आधुनिक हथियारों के दम पर उन्होंने क्या किया, जो तीन बड़ी शक्तियां हुआ करती थी उस समय, मुगल सम्राट बहादुर शाह आलम, है ना, बहादुर शाह आलम द्वितीय को हराया, अवध के नवाब सिराजुद्दौला को और मीर कासिम की, जो तीनों की जो संयुक्त सेना हुआ करती थी उसको हराया। तो समझ सकते हो, मुगल शासक को भी हरा दिया, अवध के नवाब को भी हटा दिया और आपके सामने मीर कासिम को भी हटा दिया। तो देखो उस समय तीन ही बड़ी ताकतें थी, तीन बड़ी ताकतें थी। बंगाल का नवाब एक बहुत बड़ी ताकत था, आपके सामने अवध का नवाब बहुत बड़ी ताकत था और आपके सामने मुगल शासक। तो तीनों का राज दिया, तो पूरे उत्तर भारत पे इनका अंग्रेजों का क्या होगा, धीरे धीरे राज होना शुरू हो गया था, है ना। आलोचनात्मक निष्कर्ष की बात करें, पहला है इलाहाबाद की संधि। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी राजस्व अधिकार प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, जो अंग्रेजों को क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट, मतलब राजस्व, टैक्स एक्ट कलेक्शन करने के, टैक्स को कलेक्ट करने के जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे प्राप्त होने लगे। इससे वे बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। अब आपको पता भाई अंग्रेज क्या करते थे, आपके सामने टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। अंग्रेज क्या कर सकते थे, टैक्स है वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो आपको पता भाई उनको अब दीवानी राइट मिल गए, तो वो और ज्यादा मजबूत होना शुरू हो गए। इसीलिए क्या हो गए, जो पैसा, जिसके पास पैसा आएगा वही शासक होगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा मजबूत शासक के रूप में उभरने लगे अंग्रेज। मुगल सम्राट का पतन, बक्सर के बाद भारत का सम्राट अंग्रेजों की पेंशन भोगी मिल गया। अब क्या कर दिया, इलाहाबाद की संधि में यह बात कहा था कि मुगल का सम्राट है ना, अब उसके पास वो शक्तियां नहीं रहेंगी पूरे राज्य को चलाने की, अब वो अंग्रेजों के अधीन हो गया है। अब उसको अंग्रेज कुछ पेंशन देंगे, बस उसी पेंशन से उसको गुजारा भत्ता करना होगा, बाकी टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। तो जो उस समय की जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, मुगलों की शक्ति, वो भी अब क्या हो गई, धीरे धीरे कमजोर हो गई। बक्सर के युद्ध में क्या हो गया आपके सामने, जो अंग्रेजों ने क्या किया, जो मुगलों की जो सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, भाई घर में दादा नहीं कंट्रोल कर लेने, सारो घर पे नियंत्रण में आ जाए। तो यही क्या उन्होंने क्या किया, मुगलों को हरा दिया, मुगलों पर अपना राज हासिल कर लिया। तो इससे क्या हुआ भाई, आपके सामने पूरा का पूरा नियंत्रण है वो इनके हाथों में आ गया, अंग्रेज सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गए। सैन्य प्रभुत्व, बक्सर ने सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेनाएं यूरोपीय अनुशासन के सामने कमजोर है। और इस चीज से यह भी सिद्ध हो गई कि और जो अन्य राजाएं हैं उनमें भी और ज्यादा डर फैल गया, उन्हें लगने लग गया था। पहले उन्हें पता था कि जो अंग्रेज है उनके पास आधुनिक हथियार हैं, भाई उस समय वो राइफल चलाया करते थे और भारत के लोग तलवार भालों से काम चला रहे थे, है ना। तो यही है कि आधुनिक हथियार है उनके पास, कुशल सेना है, कूटनीतिक रूप से वो मजबूत है, तो उनके पास सारी की सारी चीजें हैं। इन सब चीजों से भारतीय शासक वो कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यह कहना सही है कि पलासी ने जो अवसर प्रदान किया था, बक्सर ने एक स्थायी व प्रशासनिक राजनीतिक वास्तविकता में बदल दिया। क्या कहा, पलासी के युद्ध में जो अंग्रेजों को एक अवसर मौका मात्र मिला था, वो बक्सर के युद्ध ने क्या कर दिया, उसको एक प्रशासनिक रूप से और एक राजनीतिक वास्तविकता में बदल कर रख दिया। तो बच्चों ये था बक्सर के युद्ध ने पलासी का काम पूरा किया। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या अपन ने की। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रणजीत सिंह की उपलब्धियों तथा अंग्रेजों द्वारा पंजाब व सिंध के विलय की विवेचना कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है, रणजीत सिंह है उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में बताना है, और अंग्रेजों ने पंजाब और सिंध के विलय किस प्रकार से कराया इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो महाराजा रणजीत सिंह है वो पंजाब के बहुत बड़े शासक हुए। क्या हुए, पंजाब के बहुत बड़े शासक हुए। उन्होंने क्या किया, पंजाब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आपके सामने पूरे के पूरे भारत से, उनके पास कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना हुआ करती थी, 1 लाख लोगों की सेना हुआ करती थी। और सिख लोग हैं वो आपको पहले पता भाई अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। तो
उनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। मात्र 1,000 सब्सक्राइबर, ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे, 1,000 सब्सक्राइबर बचे हुए। आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी इस पे जो सब्सक्राइब वाला बटन है इस पे क्लिक कर दोगे तो अपने सब्सक्राइबर है वो पूरे हो जाएंगे। करो भाई आपको, ताकि बार बार नहीं बोलना पड़े। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट में मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो वो खरीद लो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पढ़ लेना भाई। महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब को एक शक्तिशाली व धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की। मतलब महाराजा जो रणजीत सिंह है, कौन? महाराजा जो रणजीत सिंह है वो आपके सामने क्या, पंजाब क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन से क्षेत्र के? पंजाब क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उनको जाना जाता है। उनके द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसा राज्य है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी व्यक्ति यहां पर आकर रहना चाहता है वो रह सकता है, उस प्रकार के साम्राज्य की स्थापना की गई। और मैं कह रहा हूं जिस समय अंग्रेजों के सामने बड़े बड़े साम्राज्यों ने, बड़े बड़े राज्यों ने आपके सामने क्या कर दी थी, घुटने टेक दिए थे, उस समय महाराजा रणजीत सिंह वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी। उनकी शक्तियों से, उनकी सत्ता से आपके सामने अंग्रेजों की बागडोर है वो भी हिला करती थी। रणजीत सिंह की उपलब्धियों की बात करें, महाराजा रणजीत सिंह की क्या उपलब्धियां रही? एकता और विस्तार। उन्होंने बिखरी हुई 17 सिख मिसालों को एकजुट किया। मतलब आपके सामने जो छोटे छोटे आपके सामने जो राज्य हुआ करते थे, जो छोटे छोटे आपके सामने रियासतें हुआ करती थी सिखों की, उन सबको एक जगह करने का काम किया, सबको एकजुट करना काम किया। क्यों? शक्ति एकता में है। कहा है शक्ति? शक्ति हमेशा एकता में मिलती है। अगर आप जीवन में एक रहोगे, कटोगे नहीं, तो बिल्कुल भी आपके सामने, अगर आप बिल्कुल भी बटोगे नहीं तो आपको पता है कटकर अलग नहीं होगे एक दूसरे से, तो आपके सामने कोई भी शक्ति चाहे कितनी मजबूत हो वो आपके सामने नहीं डट सकती। तो उन्होंने भी यही किया, अपने जो 12 सिख मिसालें होती थी उन सबको क्या किया, एकजुट करने का काम किया। 1799 में लाहौर और 802 में अमृतसर को जीता। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, आपके सामने उस समय की जो सत्ता हुआ करती थी, उस समय 1799 में जो लाहौर क्षेत्र है, लाहौर भाई उस समय पाकिस्तान में भारत का हिस्सा हुआ करता था। आपको पता भाई 1947 के बाद में विभाजन हुआ है, लेकिन इससे पहले आपके सामने लाहौर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को महाराजा रणजीत सिंह ने जीता। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने अपने को जीता और अपनी शक्तियों को और अपना क्षेत्रीय विस्तार को किया। और 1802 में अमृतसर को जीतकर अपनी राजधानी बनाई। पंजाब का जो अमृतसर का क्षेत्र है उस क्षेत्र को जीतकर क्या किया उन्होंने, अपनी राजधानी है वो बनाया। उन्होंने मुल्तान, कश्मीर व पेशावर को जीतकर सिख राज्य का विस्तार किया। उन्होंने क्या किया, जो मुल्तान का जो क्षेत्र होता है, मुल्तान का क्षेत्र ये भी पाकिस्तान में पड़ता है ना, जो ये भी जो कश्मीर का जो पीओके वाला क्षेत्र है वो है, कश्मीर के क्षेत्र को जीता। और पेशावर का क्षेत्र ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। इन सब क्षेत्र को, मतलब उत्तर भारत का, उत्तर पश्चिमी भारत पे आपके सामने जो महाराजा रणजीत सिंह है, कौन है? महाराजा रणजीत सिंह का पूरा क्या देखने को मिलता था, साम्राज्य है वो देखने को मिलता था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने भैया आपके सामने क्या क्या, मुल्तान का क्षेत्र हो गया, कश्मीर और पेशावर का जो क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों पर अपनी क्या क्या कर दी, अपनी सीमाओं का विस्तार करने का काम किया। क्या किया? अपनी सीमाओं का इन्होंने विस्तार करने का काम किया। और अपना क्षेत्र है वो लाहौर से लेकर मुल्तान और पेशावर तक लेकर चले गए। आधुनिक सेना, फौज खास, इन्होंने अपनी सेना को पूरी यूरोपीय तर्ज पे विकसित किया। इन्होंने क्या किया, इनको पता चल चुका था कि अगर हमें अंग्रेजों से लड़ना है तो हमें अपनी सेना को क्या करना पड़ेगा, आधुनिक सेना बनाना पड़ेगा। कैसी सेना बनाना पड़ेगा भाई? आधुनिक सेना बनाना पड़ेगा। चाहे उनकी ट्रेनिंग हो, चाहे परीक्षण हो, चाहे हथियार हो, वो भी उस क्वालिटी के होने चाहिए जो अंग्रेजों के पास है। इन्होंने अपनी सेना को आधुनिक रूप से परीक्षण दिया और एशिया, अब उनकी सेना एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना मानी जाती थी। मतलब उनकी सेना, उनके कहते हैं 1 लाख उनके पास सैनिक हुआ करते थे, 1 लाख से भी ज्यादा, काफी बड़ी सेना थी मतलब इनके पास, ये मान सकते हो। और दूसरी सबसे मजबूत क्यों? एक तो जो नई तकनीक के आधार पे आपके सामने परीक्षण दे रखा था इन्होंने, और बाकी की सारी चीजें इन्होंने मजबूती से बना रखी थी। प्रशासन, एक उदार शासक थे, उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी को उच्च पद प्राप्त थे। भाई कोई भी राजा है ना, वो कोई एक धर्म को मानकर,
कोई एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाकर या कोई भी एक समुदाय को मानकर आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, जीत नहीं सकते हो। कोई भी एक समुदाय को आप मानकर कभी भी नहीं जीत सकते हो। समझ में आ गया आपको? तो अगर आपको अपना राज्य अच्छे से चलाना है तो अपने राज्य के अंदर कोई भी कुशल व्यक्ति है, चाहे वो किसी धर्म से हो, आपको इन सब चीजों का ध्यान में नहीं रखना होता है। आपको कोई भी व्यक्ति उदार शासक है, उसका यही काम होगा, वो चाहे व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सभी के सभी व्यक्तित्व को उनको क्या करना पड़ेगा भाई, एक साथ लेकर चलना पड़ता है। किसको? चाहे हिंदू व्यक्ति हो आप, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख समुदाय हो, हर समुदाय को बराबर लेकर चलना पड़ता है। और हर वर्ग का अगर कुशल व्यक्ति है, अगर उसके अंदर प्रशासन को चलाने की शक्तियां हैं, तो ऊंचे पदों तक रखना पड़ता है। तो यही बात समझते थे भाई महाराजा रणजीत सिंह। तो उनके साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी के सभी व्यक्ति है आपके सामने ऊंचे पदों पर रहते थे। धर्मनिरपेक्ष राज्य था इनका। चलिए, सिंध और पंजाब का विलय कैसे होता है, अंग्रेजों ने कैसे विलय कराया, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ें। पहला पॉइंट है सिंध का विलय 1843 में। अंग्रेजों ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत लॉर्ड एलन बैरो के समय सिंध पर कब्जा किया। अब सिंध पर कब्जा कब होता है? 1843 में। कब करते हैं? 1843 में सिंध पर कब्जा किया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और उसमें आपके सामने वहां पर गवर्नर कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे भाई आपके सामने? लॉर्ड एलन बैरो। कौन? लॉर्ड एलन बैरो ने क्या किया? सिंध पे राज किया, कब्जा किया। और सर चार्ल्स नेपियर ने इस विलय को अनैतिक मानते हुए भी अंजाम दिया। सर चार्ल्स जो नेपियर है वो इस चीज को अनैतिक मानते थे। उनका मानना था कि सिंध पर जो कब्जा हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या किया? आपके सामने अंतिम मोहर लगाकर इसको लागू करवा दिया गया। अगले वाला पॉइंट है पंजाब का विलय। 1829 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। क्या हुआ? 1839 में महाराजा रणजीत सिंह है, 1839 में महाराजा जो रणजीत सिंह है उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया? महाराजा जो रणजीत सिंह है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हें यह चीज पता चल चुकी थी। उसके बाद में अंग्रेजों को यह चीज पता चल गई कि अब पंजाब के अंदर जो केंद्रीय शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। महाराजा रणजीत सिंह सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई तो केंद्रीय शक्ति खत्म हो गई। और पूरा का पूरा जो पंजाब क्षेत्र है उसमें क्या है, जो छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था, जिसको महाराजा रणजीत सिंह ने क्या कर रखा था? एकजुट कर रखा, एक छत्र छाया के नीचे लाकर उन सबको मजबूती प्रदान कर रखी थी। अब वो मजबूती है, वो मजबूत दीवार ढह गई। और इसके कारण क्या है, जो पंजाब जो छोटे छोटे आपके सामने शक्तियों में बंटना शुरू हो गया, सत्ता के लिए युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद में युद्ध देखने को मिलता है प्रथम आंग्ला सिख युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ला सिख युद्ध देखने को मिलता है। आंग्ला मतलब अंग्रेज और सिख मतलब जो सिखों के बीच में युद्ध देखने को मिलता है। कब? 1845 से 1846 तक। उसमें जो सिख हैं उन सिखों की हार होती है और उसके बाद में लाहौर की संधि होती है। समझ में आ गया आपके सामने? जिसमें भाई आपके सामने क्या होता है, अंग्रेजों को अंग्रेज कहते हैं कि भाई हम अपना जो क्षेत्र है उसको और आगे नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बाद में वो फिर से अगला युद्ध लड़ते हैं 1848-49 का उसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? पंजाब को पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। अंग्रेजों को जैसे मौका मिलता था, कोई भी साम्राज्य कमजोर होता था, अंग्रेजों को पता चलता था कि अब हमारा पक्ष मजबूत है, तो वो तुरंत उस पर आक्रमण करके अपने हिस्से में ले लेते थे। यही काम उन्होंने किसके साथ भी किया? पंजाब के साथ भी उन्होंने यही काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्हें पता चला कि अब आपके सामने पंजाब की केंद्रीय शक्ति जो महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे वो नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया? पूरे तरीके से जो साम्राज्य को अपने अंदर मिला लिया। पंजाब और सिंध के विलय से आपके सामने क्या हुआ? अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार कर लिया। अब सीधा का सीधा जो अंग्रेज है उनकी अब पूरा पाकिस्तान पे और पूरा उत्तर भारत पे क्या हो गया? राज हो गया था, जिससे भारत में ब्रिटिश का विजय चक्र लगभग पूरा हो गया। तो चाहे उत्तर हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, सब जगह इन्होंने क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कारण स्वरूप और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। मतलब 1857 की जो क्रांति हुई, उसका जो विद्रोह हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, क्या क्या स्वरूप रहे और क्या क्या परिणाम रहे, क्यों हुई 1857 की क्रांति, इसको पहले आपके सामने युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है,
है ना, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से पढ़ लेना इस पर्सन को। कैसे? विस्तार से पढ़ लेना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। साथ के साथ चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर दो। अपने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में बहुत कम सब्सक्राइबर बचे हैं, मात्र 1,000 सब्सक्राइबर ही बचे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी सब्सक्राइब कर दोगे तो 25,000 सब्सक्राइबर है वो अपने पूरे हो जाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर प्रोडक्ट वो खरीद लो। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप हमारा क्या कर सकते हो? ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए भाई शुरू करते हैं प्रश्न को। 1857 का विद्रोह है ब्रिटिश उपनिषद शासन के विरुद्ध पहले सबसे बड़ी सशक्त चुनौती थी। मतलब भारत के अंदर जो 1857 की जो क्रांति है, वो भारत के अंदर वो पहला एक तरीके से आपके सामने अंग्रेजों को चुनौती देने का पहला प्रयास था, पहली कोशिश थी। समझ में आ गया? जिससे क्या वो आपके सामने जो लड़ाई है वो आपके सामने देखने को मिली। पहली बार भारतीय लोगों को ये लगा, क्योंकि जो अंग्रेज है वो एक समय ऐसा आ गया था कि अंग्रेजों को हराना ऐसे नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अंग्रेजों की आपके सामने क्या होता, अफगानों से हार हो जाती है। और उसके बाद में भारतीय लोगों को लगता है कि हम भी क्या कर सकते हैं, आपके सामने अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ये इतने भी ताकतवर नहीं है कि इनको हराया नहीं जा सकता है। और अंग्रेजों की जो अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं, कूटनीति हो गई, चाहे वो आपके सामने जो चाहे कूटनीति हो, चाहे आपके सामने कोई षड्यंत्र हो, उसके द्वारा भारतीय राजाओं को क्या उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने धीरे धीरे तोड़ते तोड़ते पूरे भारत पे राज करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे भारतीय राजाओं को ये चीज समझ में आने लग गई थी कि अंग्रेजों की अगर सत्ता इसी तरीके से चलती रही तो भारतीय साम्राज्य वो धीरे धीरे इनके हाथों में आ जाएगा और हम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसी चीज को धीरे धीरे भारतीय लोगों ने समझा और क्या क्या इनके विरोध करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले 1857 में आपके सामने जितने जो क्षत्रिय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन राज्यों के जो राजा जो आपके सामने अंग्रेजों से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ते हैं। वो इस लड़ाई में भारतीय शासकों की हार तो देखने को मिलती है क्योंकि एकजुटता की कमी थी, लेकिन इसके बाद में भारतीय लोगों में अंग्रेजों का विरोध करने की जो शक्ति है वो प्रदान करने का काम किया। यह समझ लो कि पहले भाई अगर कोई काम शुरू कर देना, बाद में पिछला टॉपिक निपटाते हैं, तो भाई शुरुआत देखने मिली। विद्रोह के कारण की बात करें तो सबसे पहला राजनीतिक कारण है डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डलहौजी की हड़प नीति क्या थी। डलहौजी एक नीति लेकर आया जिसका नाम था हड़प नीति। इसके तहत क्या बात थी, अगर कोई जैसा नाम वैसा काम, हड़प लिया जाएगा आपका साम्राज्य। कैसे हड़पा जाएगा? डलहौजी ने कहा अगर कोई भी साम्राज्य है उसके राजा की मृत्यु हो जाती है, अगर उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, उसका वंश आ गया, आपके सामने क्या नहीं कर सकता है, राज्य नहीं चला सकता है, तो वो राज्य किसके अंतर्गत आ जाएगा? अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाएगा। कौन उस पर क्या करेंगे? राज करेंगे। अंग्रेज है वो उस पर राज कर लेंगे। तो ऐसा कुछ राज्य जैसे झांसी के अंदर, झांसी की जो रानी थी उनकी जो क्या बोलते हैं पति की मृत्यु हो गई थी, उनका बच्चा था लेकिन वो छोटा था, है ना, तो उनके वजह से वो भी अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। सतारा और अवध है, ये भी इस नीति के तहत क्या कर दिए गए थे आपके सामने। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इन जो बड़े साम्राज्य थे उनको अपने सत्ता के हाथों में लेना शुरू कर दिया था। बिल्कुल ही अनैतिक, और आपके सामने इस नीति का काफी ज्यादा जो छोटी छोटी रियासतें थी, राज्य थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक रूप से भारी भू राजस्व और पारंपरिक हस्तशैली उद्योगों का पतन। धीरे धीरे भारत में क्या होने लगा था, अंग्रेज क्या करते थे, भारत से सस्ते कपास, मसाले और नील जैसी खेती करते थे, यहाँ से सस्ते में कच्चा माल खरीदते और अपने यहाँ पर इंग्लैंड में जाकर वहां पर मशीनों से उनका निर्माण करते, सस्ते में माल खरीदते और वहां पर मशीनों से निर्माण करते और यहाँ पर बेचते थे, भारत में आकर सस्ता माल बेचते थे। तो इससे क्या भारत के जो उद्योग थे ना, जो आपके सामने भाई उनके पास मशीनें नहीं थी, हमारा सारा काम हाथ से चलने वाली मशीनों से होता था, तो उसमें ज्यादा लागत आती थी, प्लस अंग्रेज उस पर कुछ टैक्स भी वसूल लेते थे। तो इससे क्या है, भारतीय कपड़ा,
भारतीय उद्योग से निर्मित चीजें धीरे धीरे महंगी होती चली जा रही थी। इसीलिए भाई तो जनता तो सस्ती चीजें खरीदेगी, तो जनता ने अंग्रेजों का या आपके सामने जो सामान उसको ज्यादा खरीदते थे और इससे भारतीय जो उद्योग धंधे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गए। अंग्रेज एक नीति का और प्रयोग करते थे, बहुत भारी मात्रा में भू राजस्व लगाते, मतलब भारतीय लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, चाहे अकाल हो, चाहे फसल उगो या मत उगो, उनको कोई मतलब नहीं था। वो भारी मात्रा में टैक्स लगाते थे, जिससे भारतीय जनता है वो और ज्यादा प्रताड़ित महसूस करने लग गई। एक तरफ गरीबी, अकाल और कृषि में उत्पादकता लगातार घटती जा रही थी और हर चीजें गरीबी चरम सीमा पर थी। तो इससे जनता है वो अब अंग्रेजों से उब चुकी थी और उनसे एकदम क्या हो चुकी थी, प्रताड़ित खुद को महसूस करने लग गई थी। अंग्रेज भारत से पैसा लेते, भारी टैक्स लेते, लेकिन उनको भारतीय लोगों पर खर्च नहीं करके क्या करते थे, खुद के उपभोग के लिए उन सब चीजों को यूज किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और सती प्रथा का विरोध का कानूनी हस्तक्षेप माना गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया भाई, आपके सामने भारतीय जो धार्मिक परंपराएं हुआ करती थी, भारतीय धार्मिक परंपराएं हैं, उनके साथ भी उन्होंने क्या कर दिया था, आपके साथ उनके साथ भी उन्होंने धीरे धीरे खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। पहले भारत में गुरुकुल परंपरा चला करती थी। भारतीय लोग हैं वो आपके सामने गुरुकुल में रहकर आपके सामने शिक्षा प्रदान करने का काम करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने शिक्षा नीति लेकर आए जिसके तहत उन्होंने भारतीय लोगों को विज्ञान और नई तकनीक सिखाने की बात की गई। अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना शुरू किया, चलो ये बात अच्छी भी थी। सती प्रथा, बाल प्रथा का विरोध करना, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी भारतीय समाज को जरूरत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन भाई भारत का कोई भी समाज हो, अगर उसमें उनकी प्राचीन परंपराओं का अगर विरोध किया जाता है तो क्या होता है, अगर उनको बदला जाता है तो विरोध देखने को मिलता है। और यही चीज आपके सामने अब अंग्रेजों को भी इस विरोध का सामना विरोध का सामना हुआ, क्योंकि लोगों को लगने लगा पहले तो अंग्रेज सिर्फ हमारी राजनीति में घुस रहे थे, अब यही अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारी धार्मिक और शिक्षा में भी क्या कर लिया, पैर पसारने शुरू कर दिए, हमारी धार्मिक भावनाओं को भी इन्होंने आहत करना शुरू कर दिया है। अगले वाला सैन्य की जो चर्बी का कारतूस होना, तो आपके सामने जो मेरठ की इन्फेंट्री थी, उससे आपके ये क्या देखने को मिलता है, एक विद्रोह देखने को मिलता है जिसको तत्कालीन कारण से बोला जाता है। नई आपके सामने इन्फेंट्री की जो राइफल आई थी, उनके अंदर क्या था, अब पहले जो आज के समय तो अपनी जो बंदूक आती है उनके अंदर गोली डलती है ना, उसको ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, फिर उनके अंदर आप डालते हो गोली और फिर वो चलती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। पहले बंदूक के अंदर जो गोली होती थी उसके आसपास क्या, उसको मतलब आसानी से निकले उसके लिए कारतूस लगाया जाता था ताकि चिकना के साथ हो जाए। तो उस कारतूस को किसका, यह अफवाह फैला दी गई कि वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बना है। किसकी, गाय और सुअर की चर्बी से बना है। तो गाय हिंदू धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है पशु, सुअर मुस्लिम धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के। और भारत में लगभग दोनों की क्या आपके सामने जो अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी उसके अंदर भारी मात्रा में हिंदू और आपके सामने मुस्लिम धर्म के जो सैनिक वो काम किया करते थे। अंग्रेजों के सैनिक कम थे और हमारे भारतीय सैनिक ज्यादा थे, तो उनको जैसे ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं भाई, इस चीज का विरोध करना शुरू कर देते हैं। नाना पाटेकर इसका सबसे पहले विरोध करते हैं, उसके बाद में इनको क्या करते हैं, उनके बड़े उच्च अधिकारियों को, सॉरी नाना पाटेकर बोलते हैं भाई, मैंने मंगल पांडे, वो इसका सबसे पहले विरोध करते हैं। और फिर क्या होता है आपके सामने, वो अपने बड़े अधिकारियों को मार देते हैं, इसके लिए उनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में 10 मई को 1857 को एक विद्रोह देखने को मिलता है मेरठ की छावनी के अंदर, है ना। फिर वो मुगल शासक के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई हम आपको सैनिक मानते हैं, अपना राजा घोषित करते हैं, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़िए। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा तत्कालीन कारण भी हुआ था। स्वरूप, सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जो वीर सावरकर ने इसे क्या कहा था कि यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिन्होंने जो अंग्रेजों की जो सत्ता हुआ करती थी, अंग्रेजों की बागडोर के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। जबकि अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जा। क्यों कहा सिपाही विद्रोह, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते थे कि ये एक प्रकार का जनता का विद्रोह था। अगर ये बात और लोगों तक पहुंचती तो वो भी इस विरोध में उठ खड़े होते। तो अंग्रेजों ने इसको छोटा दिखाने के लिए सिपाही विद्रोह कहा। क्या कहा कि ये तो बस एक छोटा मोटा सिपाहियों का विद्रोह हुआ था।
वास्तव में ये जन विद्रोह था। वास्तविकता में क्या था? जनता की आवाज है वो आपके सामने विद्रोह के रूप में निकल कर आ रही थी। इसमें सैनिकों के साथ साथ किसान, जमींदार और राजा भी शामिल हुए। इसमें क्या हुए? सिर्फ सैनिक ही शामिल हुए, बल्कि अनेक प्रकार के राजा और किसान, सबके सब लोग जो अंग्रेजों से प्रताड़ित हो चुके थे वो इस जो विद्रोह में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने अंग्रेजों से सभी के सभी लोग परेशान हो चुके थे। राजाओं की सत्ता जा रही थी, किसानों पर टैक्स वसूला जा रहा था, जमींदार लोगों को भी उतना मुनाफा नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। परिणाम क्या हुआ? फिर 1858 में भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है, जिसमें क्या होता है? भारत का शासन अब ब्रिटिश क्राउन, महारानी के अधीन हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सत्ता है वो चली जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली जाती है ना, वो व्यापार कर सकती है, बस उसके पास व्यापार करने के अधिकार बचे थे। प्रशासनिक अधिकारों को क्या कर लिया गया था? छीन लिया गया था। तो यही है, अब सीधी की सीधी अंग्रेजों के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारी की सारी सत्ता वो, महारानी के हाथों में सारी की सारी सत्ता वो आ जाती है। नीतिगत बदलाव, अंग्रेजों ने राज्यों को हड़पने की नीति छोड़ दी और महारानी सीधी सीधी कहती है कि भाई जो हड़प नीति है जो डलहौजी ने लागू की है उस नीति को हम रद्द करते हैं और जिन राजाओं का राज्य चला गया उनको वापस लौटा दिया जाएगा। तो हड़प नीति है उसको भी रद्द कर दिया जाता है और राजाओं को गोद लेने का अधिकार दिया। और राजाओं को कहा गया कि वो अन्य जो कोई राजा है अगर उनके पुत्र प्राप्ति नहीं होती तो अन्य कोई व्यक्ति को, अन्य कोई बच्चे को गोद लेकर उसको अपना वारिस बना सकते हैं। सेना का पुनर्गठन करना, यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाएगा। अंग्रेजों को एक चीज पता चलती है कि युद्ध जो ये लड़ाई हुई 1857 की क्रांति हुई उसके पीछे का क्या कारण था? कारण था भारतीय जो अंग्रेजी सेना में भारतीय लोगों का ज्यादा होना। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? भारतीय सैनिकों की संख्या कम की और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या वो बढ़ाई। और उन्हें यह पता चलता है इस्लाम और हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो आपस में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। तो उसके बाद में उन्होंने धार्मिक संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ाने का भी काम। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास का, जो मिडिवल हिस्ट्री का जो आपका पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने में पेशवाओं की क्या भूमिका थी और उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो मराठा है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरुआत की गई मराठा साम्राज्य की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उनको एक सर्वोच्च काल पर पहुंचाने का बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। उसके बाद में आपके सामने पेशवा आए जिन्होंने जो महाराजा छत्रपति शिवाजी की आपके सामने जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, है ना। तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई पेशवाओं की क्या भूमिका थी इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई 25,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मात्र 1,000 सब्सक्राइबर और बढ़ते अपने 25,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे ज्यादा जो ये पीडीएफ है जिसकी रिवीजन के लिए आपको जरूरत पड़ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, फ्री में ये जो अन्य वीडियो वो भी देख सकते हो। पेशवा प्रधानमंत्री ने मराठा साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से हटाकर एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की केंद्रीय भूमिका निभाई। पेशवा क्या करते थे आपके सामने? पेशवाओं ने क्या किया आपके सामने? जो मराठा आपके सामने सिर्फ महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, मराठवाड़ा जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र लगता था उसमें उनका जो राज्य देखने को मिलता था उसको धीरे धीरे फैलाने के बाद में उन्होंने अपनी क्षेत्रीय शक्तियों को विस्तार करने की सोची। क्या सोची? कि हम अपना जो साम्राज्य है इसको महाराष्ट्र या मराठवाड़ा तक ही नहीं रहकर उसके अलावा हम उसको पूरा का पूरा अखिल भारत मतलब उत्तर भारत में और ज्यादा अपना प्रभुत्व वो फैलाने का काम करेंगे। उस समय जो मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे क्या हो गए थे भाई, आपके सामने औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद में आपके सामने पेशवा देखने को मिले। पेशवाओं को यह पता चल चुका था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी ऐसा कोई महान शासक या कुशल शासक अब मुगल साम्राज्य में बचा नहीं है। तो यह सबसे सही सटीक टाइम है आपके सामने कि हम आपके सामने और अन्य जगह आक्रमण करें और आपके सामने क्या करें, मुगल जो उत्तर भारत है उस पर अपना राज्य है वो बना ले।
इसकी शुरुआत आपके सामने क्या हुई, कब से हुई? 1713 में साहूजी महाराज द्वारा बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त करने किया गया। क्या किया गया? 1713 में साहूजी जो महाराज है, साहूजी महाराज है, उन्होंने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 1713 में आपके सामने साहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। ये पद वंशानुगत और वास्तविक सत्ता का केंद्र बन गया। इस शुरुआती दौर में पहली बार आपके सामने जो बालाजी विश्वनाथ है वो पेशवा बनते हैं। फिर धीरे धीरे आपके सामने ये पद है जो वंशानुगत पद्धति से, मतलब इनके फिर बेटे, फिर इनके बेटे, इस प्रकार से चलता रहा। और एक वास्तविक सत्ता, मतलब पेशवा अब आपके सामने जो मराठा साम्राज्य को संभालने वाले मुख्य जो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरने लग गए। समझ में आ गया? तो आपको ये पॉइंट बहुत जरूरी से याद करना है। 1713 में साहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को आपके सामने पेशवा नियुक्त किया था। उसके बाद में ये आपके सामने पद्धति है वो आगे बढ़ती चली गई। प्रमुख पेशवाओं की उपलब्धियां, अगर प्रमुख पेशवाओं की बात करें उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही? सबसे पहला है बालाजी विश्वनाथ, जो पहले आपके सामने जो बालाजी जो पेशवा थे उनकी क्या उपलब्धियां थी? इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पहले शिवाजी को माना जाता है, छत्रपति शिवाजी को। उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ को क्या माना जाता है? द्वितीय जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मुगल सम्राट से चौथ व सरदेशी वसूलने का कानून प्राप्त कर लिया था। अब चौथ क्या होता था भाई? आपके सामने कोई भी कृषि योग्य भूमि है, कैसी भूमि है? कोई भी कृषि योग्य भूमि अगर उसपे चौथ लगता था तो मतलब 1/4 इससे टैक्स वसूला जाता था। मतलब अगर आपके खेत में 4 बोरी हुई है तो 1 बोरी आपके सामने पेशवा लेकर जाएंगे, राजा लेकर जाएगा। इस प्रकार के टैक्स को क्या बोला जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? चौथ के नाम से जाना जाता था। अगले वाला होता था सरदेशमुखी, 1/10। अगर 10 बोरी में से कोई एक लेना, 10% आपके सामने सरदेशमुखी आपके सामने क्या हुआ करता था? टैक्स हुआ करता था। तो पहले ये टैक्स वसूलने का काम आपके सामने किसके पास होता था? मुगलों के पास। किसके पास हुआ करता था? मुगलों के पास। जब तक औरंगजेब जिंदा था 1705 तक, तब तक ये काम मुगल किया करते थे। लेकिन मुगलों में अब कोई इतना कुशल शासक था नहीं, तो बालाजी विश्वनाथ ने अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को दिखाते हुए उन्होंने क्या कर लिया? जो खुद के राज्य में आपके सामने चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स वसूलने की जो दरें होती थी उनको हाथों में ले लिया कि अब वो खुद अपना टैक्स है वो खुद वसूल लेंगे, जिसे मराठा सत्ता को वित्तीय सुदृढ़ता मिली। अब भाई पहले एक बात सोचो, पहले अगर आपके सामने 40 गेहूं की बोरियां अगर आपके सामने पूरे राज्य से वसूली गई, मान लो एक छोटा सा उदाहरण दे रहे, गांव से वसूली गई, तो उसमें क्या करते थे? 20%, 20 आपके सामने मुगल ले जाते और 20 आपके सामने कौन? मराठा रखते। लेकिन अब 40 की 40 कौन वसूल सकता है? मराठा वसूल सकता है। तो उनके पास क्या हो गई? अब धीरे धीरे शक्तियां मिलनी शुरू हो गई, जिससे क्या मराठा शक्ति वो और ज्यादा मजबूत हुई और उनके पास वित्तीय शक्तियां भी आने लग गई, पैसे से भी वो मजबूत होने लग गए। अगले थे बाजीराव प्रथम। अगले कौन थे? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कौन थे? ये सबसे महान मराठा सेनापति थे। बाजीराव प्रथम थे वो जितने भी मराठा सेनापति थे, जितने भी मराठा शासक थे, सेनापतियों में से सबसे महान कौन हुआ करते थे भाई? आपके सामने बालाजी प्रथम हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? बालाजी प्रथम है वो सबसे कुशल शासक थे, युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण थे। यह समझ लो, युद्ध करना चाहते हो जीत के या तो उल्टा आए कदे जिंदगी। समझ में आ गई? इन्होंने हिंदू पदशाही का नारा दिया और मुगलों को कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। क्या कहा? जो शिवाजी के द्वारा हिंदू पदशाही का जो नारा था, उस नारे को इन्होंने और ज्यादा बुलंद करने का काम किया कि मतलब हिंदू एकता पर इन्होंने जोर दिया। मराठवाड़ा की जो मराठी मानुष की जो आपके सामने विचारधारा है उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। उस समय की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मुगल है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे। अब उनके पास वो कोई शक्तियां इतनी ज्यादा बची नहीं थी, तो इन सब चीजों का भी फायदा उनके द्वारा उठाया गया। किसके द्वारा? बाजीराव प्रथम के द्वारा क्या किया गया भाई? आपके सामने इन सब चीजों का भी फायदा उठाया गया। शिवाजी के स्वराज को साम्राज्य में बदल दिया गया। शिवाजी का जो स्वराज है, मतलब कि हम शिवाजी का नारा था कि महाराष्ट्र पे, मराठवाड़ा पे कोई इस्लाम व्यक्ति का नहीं, हमारे खुद के व्यक्तित्व का क्या होना चाहिए? राज होना चाहिए। वो स्वराज का नारा था, उसको किसमें बदल दिया? साम्राज्य में बदल दिया। मतलब इतने
अपनी जो शक्तियां थी उसमें इतना विस्तार किया कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने में सम्मिलित कर लिया। इन्होंने पाल खेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित किया और इनके द्वारा क्या किया गया, पाल खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। क्या क्या किया गया, पाल खेड़ा का जो युद्ध है वो लड़ा गया और जिसमें क्या क्या वहां का जो निजाम हुआ करता था, वहां का जो शासक हुआ करता था उसको हराकर भगा दिया गया। अगले वाले थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव मस्तानी आपने देखी ना, वो इन्हीं पर बनी है। 1740 से लेकर आपके सामने 1761 तक इनका कार्यकाल रहा। इस काल में, इनके काल में मराठा शक्ति अपने अधिकतम सीमा तक पहुंची। मतलब जो बालाजी बाजीराव है, इनके काल में आपके सामने जो मराठाओं की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। सबसे ज्यादा उनके पास क्या थी, शक्तियां इस समय में ही थी। क्यों थी भाई इस समय में सबसे ज्यादा शक्तियां, क्योंकि ये इन्होंने क्या, आसपास का जो राज्य हुआ करता था उसको इन्होंने जीता। इन्होंने दिल्ली की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। मतलब दिल्ली में जो मुगल हुआ करते थे अब उनके पास शक्तियां नहीं बची थी, तो इन्होंने आसपास का मालवा, मेवाड़, मालवा और आपके सामने गुजरात का जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों पे आपके सामने धीरे धीरे क्या किया, मेवाड़ नहीं है भाई, इसमें आक्रमण तो किया था लेकिन जीत नहीं पाए थे आपके सामने मराठा। दिल्ली की रणनीति में भी अब बहुत अधिक इनका योगदान होना शुरू हो गया। हालांकि पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में इनके विस्तार को बड़ा झटका मिला, लेकिन 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है इसमें मराठाओं की हार देखने को मिलती है और इसमें जो पेशवा है या मराठाओं की जो शक्तियां वो धीरे से थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। पेशवाओं ने मराठा परिसंघ, जो मराठा हैं आपके सामने क्या हो चुके थे, धीरे धीरे शिवाजी के जाने के बाद में जो अलग अलग टूट चुके थे उनको एक करने का काम किया गया। किसके द्वारा, पेशवाओं के द्वारा। पेशवाओं ने क्या किया, मराठाओं को एक शक्ति में एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे शक्तिशाली सरदार शामिल थे। जिसमें इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जो इनके गोत्र हुआ करते थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे जो शक्तिशाली सरदार हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के, उनको एक छत्र, एक जगह इकट्ठा किया, अपनी शक्तियों को याद दिलाया और उन्हें यह महसूस कराया कि हम भी राज कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। मुगल कमजोर पड़ चुके हैं, औरंगजेब के बाद में कोई कुशल शासक नहीं है, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें अगर एकता रहेगी तभी हम जीत सकते हैं। उन्होंने मुगलों के स्थान पर भारत की अगली केंद्रीय शक्ति के रूप में मराठाओं को खड़ा किया। मुगल पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे, तो उनकी जगह अब शक्ति कहीं ना कहीं आपके सामने क्या होती है, ट्रांसफर होती है, खत्म कभी नहीं होती है। तो उस शक्ति का जो आपके सामने स्थानांतरण कहां देखने को मिला, मराठाओं के रूप में देखने को मिला। हालांकि समय के साथ इनके जो आपस में लड़ाई, आंतरिक कलह और सैन्य आधुनिकरण की कमी के कारण इनका पतन हुआ। और वो पतन कब देखने को मिला, 1761 का जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों, आपस में इनमें क्या नहीं थी, एकता नहीं थी। इस एकता का फायदा उठाया और सैन्य वो आधुनिकरण भी नहीं था, इसके वजह से इनको क्या है, अपनी हार का सामना करना पड़ा। तो ये था बच्चों मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए पेशवाओं की भूमिका और उपलब्धि के बारे में पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।